ताइवान की हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आने वाली नंबर 1 जगह, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे आग लगने की वजह से सारे पेशेंट्स और डॉक्टर्स की मौत हो गई। क्या आप किसी भी वजह से उस हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे? नहीं। ठीक है। तो कैसे हो मूवी बफ्स? यार कुछ दिनों पहले मैं इंटरनेट के समुंदर पे गोते लगा रहा था और मैंने क्या देखा। मैंने देखा ये हॉस्पिटल नामक मूवी जो 2020 में रिलीज हुई है और इसे डायरेक्ट किया है मिस्टर शिया लिन शू ने। दोस्तों, इस मूवी को मैंने 3 सेगमेंट्स में एक्सप्लेन किया है, जो है स्टोरी लाइन, इनक्रेडिबल मोमेंट्स और डिस्कशन, यानी कि बातचीत। It's that time again. Time to slowly, painfully ease yourself back into consciousness. तो मूवी के शुरुआत में हमें कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की मदद से ये दिखाया जाता है कि 1991 में शिनलिंग हॉस्पिटल के मॉर्ग यानी मुर्दा घर, जो कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में होती है, वहाँ पे आग लग जाती है और आग लगने का कारण फॉल्टी वायरिंग बताया जाता है। आग लगने के कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से वहाँ पे 3 औरतों के सुसाइड की खबर आती है और उनमें से एक सुसाइड विक्टिम हॉस्पिटल की ही एक नर्स होती है। हॉस्पिटल प्रशासन भी इस बारे में चुप्पी साधे रहता है, लेकिन जब ये खबर फैल जाती है वहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगते हैं। कुछ दिन बाद खबर ये आती है कि उस हॉस्पिटल को किसी ने आग लगा दिया है, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स और स्टाफ्स थे उन सब की आग में जलकर मौत हो जाती है। नाउ कट टू प्रेजेंट। हम देखते हैं कि अ टीम ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उस हॉस्पिटल को कवर करने जाते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग क्रॉस करके उनमें से एक कैमरामैन हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और फुटेजेस कैप्चर करने लगता है और अचानक से उसे वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स यानी आत्माएं वहाँ पे नज़र आ जाती हैं और वो लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्रीस्ट और उसका बेटा उसी हॉस्पिटल में 2 लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस प्रीस्ट की वाइफ की मौत काफ़ी सालों पहले हो चुकी होती है। इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वो प्रीस्ट लोगों को ऐसी सर्विस ऑफर करता है जिसमें लोग अपने रिलेटिव्स जो इस हॉस्पिटल में मारे गए थे उनसे कुछ समय के लिए मिल सकते हैं। उसके लिए वो लोगों को $30,000 चार्ज करता है, GST नॉट इंक्लूडेड। लेकिन उसके बेटे को यह काम पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने पिता से कहता है कि एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए वो ताइपेई शहर जाना चाहता है और वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये बात सुनकर प्रीस्ट ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि वो खुद कैंसर के लास्ट स्टेज से गुजर रहा होता है और वो चाहता है कि कम से कम मौत तक तो उसका बेटा उसके साथ रहे। वो अपने बेटे से कहता है कि उसके लिए स्पिरिट्स और घोस्ट को देखना आसान इसलिए है क्योंकि वो खुद ही मौत के बहुत करीब है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ सू और मैंग आती हैं जो अपने डेड रिलेटिव्स के स्पिरिट से मिलना चाहती हैं। सू अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है और मैंग अपनी बहन से। प्रीस्ट उन्हें ऐसा करने से पहले लिम्बो फेज के बारे में बताता है। लिम्बो फेज एक ऐसा फेज है जो मौत और पुनर्जन्म के बीच में आता है और इसमें स्पिरिट्स को ये मालूम नहीं होता कि वो मर चुके हैं। अगर कोई जिंदा इंसान उन स्पिरिट्स को ढूंढने की कोशिश करता है या उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उन स्पिरिट्स को लिम्बो फेज छोड़ने में उतनी ही मुश्किल होती है। अब हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट उन 2 स्पिरिट्स को बुलाने के लिए कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है। ऐसा करने के बाद वो उन दोनों लड़कियों को पेपर में एक स्पेल लिख कर देता है और उनसे कहता है कि मुसीबत के समय ये उनके काम आएगा। अब वो चारों बेसमेंट में उसी मॉर्ग की तरफ जाते हैं जहाँ पे आग लगी थी। Jesus Christ. वहाँ पे प्रीस्ट उनसे कहता है कि जिंदा लोगों को स्पिरिट्स देखने के लिए अपने बॉडी में यिन एनर्जी अब्जॉर्ब करनी होती है, जिसके लिए उन्हें कुछ देर के लिए उस बॉक्स में रहना पड़ेगा जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता था। ताओइज्म फिलॉसफी के मुताबिक इस दुनिया में हर चीज़ का डुअल नेचर होता है, जैसे दिन और रात, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये डुअलिटी एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। इस केस में यिन एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है विच इज़ क्लोजर टू डेथ, और यांग पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ फुल ऑफ लाइफ। वो दोनों लड़कियां बॉक्स में जाने के लिए मान जाती हैं, लेकिन कुछ देर उसमें रहने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कि उनके साथ वहाँ और भी कोई प्रेजेंट है, और वो दोनों घबरा कर बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करती हैं। बाहर आने के बाद हॉन्ग उनसे कहता है कि जो उन्होंने अभी महसूस किया वो बस एक छोटा सा नमूना है। अगर वो इससे आगे जाती हैं वो उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन ये दोनों लड़कियां हॉन्ग की बात नहीं मानती हैं। मतलब 2 मिनट पहले ही रस्सी जली है लेकिन बल नहीं गया। हॉन्ग उन दोनों को एक बॉटल देता है और कहता है कि इसके अंदर नून वाटर है
विच इज़ फुल ऑफ यांग एनर्जी। बॉटल्स देते हुए वो उनसे कहता है कि अगर वो किसी मुसीबत में आ जाए तो ये उनके काम आएगा। ऐसा कहकर वो चारों हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। वहाँ पे होंग उन दोनों लड़कियों को हेडफोन्स और साउंड कैप्चरिंग डिवाइस देता है और कहता है कि ये उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की आवाज़ें सुनने में मदद करेगा। इसके बाद वो लोग एक रूम में चले जाते हैं जहाँ से ज़्यादा साउंड आ रहे थे। अंदर जाकर सू को रियलाइज़ होता है कि ये वही ऑपरेटिंग थिएटर है जहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो प्रीस्ट सू को ऑपरेटिंग टेबल पे लेटने के लिए कहता है और होंग अपने बैग से एक नाइफ निकालकर सू के हाथ से थोड़ा सा खून निकाल देता है और उसे कहता है कि इससे घोस्ट और स्पिरिट्स अट्रैक्ट होते हैं। कुछ देर बाद सू को अपने हस्बैंड की स्पिरिट नजर आती है पर वो उसे ठीक से नहीं देख पाती। सू होंग के हाथ से नाइफ लेकर अपने हाथ से ज़्यादा खून निकाल देती है ताकि वो अपने हस्बैंड के स्पिरिट को ठीक से देख सके। अचानक से वो देखती है कि बाकी 3 लोग रूम में नहीं होते और उसे रियलाइज होता है कि वो पास्ट में जा चुकी है। फिर हम सू की उस दिन की मेमोरीज को देखते हैं जब वो अपने हस्बैंड को हार्ट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराने लाई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी एक डॉक्टर और नर्स आकर उन्हें बताते हैं कि जो डॉक्टर सू के हस्बैंड की सर्जरी करने वाले थे उनके हाथ में हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक एक्सीडेंट होने की वजह से फ्रैक्चर आ गया है। अब उनकी सर्जरी डॉक्टर लिन करेंगे। ये बात सुनकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर लिन उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सू अपने हस्बैंड से कहती है कि सर्जरी के बाद वो उसे गुड न्यूज़ देना चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के दौरान सू के हस्बैंड की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वो प्रेजेंट में लौट आती है और रोकर कहने लगती है कि डॉक्टर्स और नर्सेस की लापरवाही की वजह से ही उसके हस्बैंड की मौत हुई है। ये सुनकर मैंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी बहन भी उसी हॉस्पिटल में नर्स थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही नर्स है जिसने हॉस्पिटल में सुसाइड किया था। मैंग उन्हें बताती है कि उसकी बहन ने मेंटल ब्रेकडाउन होने के कारण सुसाइड कर लिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मैंग की बहन को एक लॉयर का कॉल आया था जो उसे एक पेशेंट के डेथ के बारे में पूछताछ करना चाहता था। जी हाँ, अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से इस लॉयर को सू ने ही अपॉइंट किया था, लेकिन ये बात मैंग नहीं जानती थी। उस नर्स को अजीब से विजुअल्स नजर आने लगे थे और मेंटल स्ट्रेस ना झेल पाने के कारण वो हॉस्पिटल के विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। अचानक से मैंग को कोई उसी खिड़की के पास खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन वो प्रीस्ट उसे बचा लेता है। लेकिन मैंग अभी भी अपनी बहन को देखने की जिद पकड़े हुई थी। प्रीस्ट ना चाहते हुए भी मैंग की बात मान लेता है और थोड़ा सा यिन वाटर उसकी आंख में डाल देता है। फिर हम मैंग के जरिए उस दिन की मेमोरीज देखते हैं जब उसकी बहन जिंदा थी। वो बहुत डिप्रेस्ड होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि वो बहुत थक गई है और अब बस आराम करना चाहती है। वो नर्स जिससे बात कर रही थी वो मैंग ही थी। वो मेमोरी ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती है, इसलिए वो प्रीस्ट से थोड़ा और यिन वाटर मांगती है, पर प्रीस्ट उसे ये कहकर मना कर देता है कि इससे ज़्यादा यिन वाटर यूज़ करने से नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाएगी। मैंग उस प्रीस्ट से यिन वाटर छीनने की कोशिश करती है। उसी दौरान वो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और फिर तो मतलब बवाल। ये वो सीन है, वाह क्या सीन है। ये वो सीन है जहाँ मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया था। एक डीमन जो एक व्हील चेयर पे एक बच्चे को लेकर चल रही थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो डीमन उनके पास आती है और उस प्रीस्ट को पोजेस कर लेती है। दूसरी ओर ये एनर्जी ओवरफ्लो होने की वजह से मैंग अपनी बहन को पूरी तरह देख पा रही थी, उससे बात कर रही थी, उससे रोकर पूछ रही थी कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। और फिर हम देखते हैं कि वो नर्स मैंग को भी अपने साथ ले जाती है और मैंग की मौत हो जाती है। अब सू होंग से पूछती है कि डीमन ने उसके पिता को ही क्यों पोजेस किया। होंग उससे कहता है कि उसके पिता कैंसर से जूझ रहे थे
और मौत के बहुत करीब थे। अब होंग अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ता है और सू अभी भी अपने हस्बैंड को देखना चाहती थी। मतलब 4 में से अब सिर्फ 2 ही लोग रह गए हैं, लेकिन दीदी नहीं मान रही। अपने पिता को ढूंढने के लिए होंग अपने बैग से यिन वाटर निकालता है और इसे जमीन पर डाल देता है, क्योंकि जहाँ यिन वाटर फ्लो करेगा डीमन भी उसी जगह होगा और उसके पिता भी वहीं होंगे। फिर हम देखते हैं कि वो यिन वाटर एक ऑपरेशन थिएटर में जाके रुक जाता है, जहाँ पे वो बच्चा भी होता है जो उस डीमन के साथ व्हील चेयर पे था। होंग और सू यिन वाटर को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेयर्स की तरफ जाते हैं वो डीमन उन्हें दिख जाता है। वो डीमन सू को मारने की कोशिश करता है, पर होंग डीमन के ऊपर नून वाटर फेंक के उसे बचा लेता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक जगह आकर कुछ ऐसे अजीब विजुअल्स देखते हैं जिससे सू घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन होंग उसे समझाता है कि डीमन उनको इल्यूजन्स दिखा रहा है। ऐसा कहकर वो उसे एक बॉटल देता है और बोलता है कि इसमें घोस्ट ऑयल है और ये उनमें से सबसे पावरफुल वेपन है जो उनके पास था। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और अचानक से एक घोस्ट उन पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो दोनों पास्ट में पहुंच चुके हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक औरत अपने बेटे की हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद उसकी रिकवरी के लिए इंतज़ार कर रही थी। नर्स उससे कहती है कि 2 हफ्ते में उसका बेटा ठीक हो जाएगा और फिर वो उसको घर ले जा सकती है। ये नर्स मैंग की बहन ही थी जिसे हमने पहले देखा था। कुछ देर बाद वो औरत बेसमेंट की तरफ जाती है और उसे देखकर होंग को रियलाइज होता है कि ये वही औरत है जिसको उन्होंने डीमन के रूप में देखा था। अचानक से उस बच्चे की हालत बिगड़ने लगती है। होंग और सू ये देखकर डॉक्टर्स को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं उस बच्चे को बचाने की, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे बचा नहीं पाते। शाम को वो दोनों उसी रूम में उस औरत को अपने बेटे के लिए रोता हुआ देखते हैं। होंग ज़्यादा देर तक उसका रोना देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। उसका दुख कम करने के लिए सू उस औरत को अपनी कहानी बताती है। वो उससे कहती है कि उसने भी अपने हस्बैंड को खोया है और वो ये कभी कभी सोचती है कि अगर वो भी मर जाती तो वो अपने हस्बैंड से कभी सेपरेट नहीं होती। ये बात सुनकर औरत वहाँ से जाने लगती है और सू को रियलाइज़ होता है कि उसकी बातों से मोटिवेट होकर वो औरत खुदकुशी करने जा रही है ताकि वो अपने बेटे से कभी सेपरेट ना हो सके। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत थी उसको ये स्कीम बताने की। सू उस औरत को रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। तब तक वो औरत हॉस्पिटल की लॉबी में से रबिंग अल्कोहल की एक बोतल चुराकर मॉर्ग की तरफ जाती है, जहां उसके बेटे को मरने के बाद रखा गया था। उसके बाद वो अपने बेटे को आग लगा देती है और खुद भी उसमें जलकर मर जाती है। बेसमेंट में आग लगते हुए देख एक डॉक्टर वहां आ जाता है। वो हॉस्पिटल के स्टाफ को मदद के लिए पुकारता है। डॉक्टर उनको बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर गिरने की वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। जी हाँ, ये वही डॉक्टर है जो सू के हस्बैंड की सर्जरी करने वाला था। अब टाइमलाइन प्रेजेंट में स्विच हो जाता है और हम देखते हैं कि होंग अपने पिता को उसी मॉर्ग में पाता है जहाँ पे वो औरत और उसका बेटा जलकर मरे थे। प्रीस्ट को अब महसूस होने लगा था कि अब वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है और उसको बचपन से ज़्यादा आज़ादी ना देने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तब तक सू भी वहाँ पहुँच जाती है और वो होंग से कहती है कि वो अपने हस्बैंड के स्पिरिट से मिलकर ही जाना चाहती है। होंग उसकी मदद करने से मना कर देता है और उससे कहता है कि जो पैसे उसने उससे लिए थे वो उसे वापस कर देगा, क्योंकि डीमन ने उसके पिता की ऐसी हालत कर दी होती है। इस बात पे सू होंग से बहस करने लगती है। इतने में ही वो डीमन वहाँ पे आ जाती है। होंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। वो डीमन होंग का दिल निकालना चाहती थी ताकि वो उसे अपने बेटे को दे सके। होंग और सू अपने सारे हथियार आजमाते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते। डीमन होंग का दिल निकाल लेती है, तभी सू उस पर घोस्ट ऑयल फेंक देती है जो उसे होंग ने दिया था और वो डीमन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। होंग सू और अपने पिता को बाहर ले जाना चाहता है पर सू उसकी बात सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। होंग उसे वार्न करता है
कि अब यहाँ रहना मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि वो अपने सारे वेपन्स यूज़ कर चुके थे। इस पर सू उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए मरने के लिए भी तैयार है। ऐसा कहकर वो उसी ऑपरेशन थिएटर चली जाती है जहाँ उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। वो ऑपरेशन टेबल पर लेट जाती है और स्कैल्पेल से अपने हाथ की नस काट लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोई उसके हाथ से निकलता हुआ खून रोकता है, और वो कोई और नहीं, सू के हस्बैंड की स्पिरिट ही थी। वो अपने हस्बैंड को अब ठीक से देख पा रही थी और उसे देखकर वो रोने लगती है, यानी अब सू की मौत भी हो चुकी है। सू उससे बात करते हुए कहती है कि सर्जरी के बाद वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे और इसलिए वो अपने हस्बैंड के स्पिरिट से मिलना चाहती थी। होंग को बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो उनसे अपने पिता को मॉर्ग से निकालने के लिए मदद मांगने जाता है। होंग जिन लोगों को देखता है वो वही रिपोर्टर्स थे जिनको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। होंग कैमरामैन से बात करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, होंग उस कैमरामैन के आर पार हो जाता है। जी हाँ, यानी अब होंग की भी मौत हो चुकी है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है डिस्कशन, यानी बातचीत। मूवी में हम देखते हैं कि सू उस औरत को अपने हस्बैंड के मरने की बात बताती है, जिससे वो औरत भी सुसाइड कर लेती है ताकि वो अपने बेटे से कभी सेपरेट ना हो। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उस औरत ने अपने आप को आग एक रात पहले लगाया था और सू उस हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को लेकर अगले दिन गई थी, जहां उसे डॉक्टर्स ने बताया कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लगने की वजह से जो डॉक्टर सू के हस्बैंड की सर्जरी करने वाले थे उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। तो ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि होंग की मौत कैसे हुई। इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला ये कि होंग की मौत आज और उसी समय हो गई थी जब डीमन ने उसका दिल उसके बॉडी से निकाल लिया था। दूसरा ये कि होंग, उसके पिता और उन दोनों लड़कियों की मौत काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी थी और उनकी स्पिरिट्स लिम्बो फेज में फंस चुके थे, जिनमें उन्हें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो मर चुके हैं। और ये स्टोरी अपने आप को हर रात दोहराती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन सवालों के जवाब दे सकते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी समझदारी का सबूत दो, और उनमें से जो बेस्ट आंसर्स होंगे मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा अपनी अगली वीडियो में। यस ब्रदर, आई विल गिव यू ए शाउट आउट ब्रदर। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को मेरा स्टाइल पसंद आया तो यार लाइक मारो, और मुझ पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तो सब्सक्राइब मारो। इस वीडियो को लाइक करने से तुम्हारे जैसे ही जितने भी बाकी के मूवी बफ्स हैं उन्हें भी पता लगेगा इस चैनल पे क्या बकैती चल रही है, जहाँ लोग मूवी देखने के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाते हैं। अब मैं निकलता हूँ। टेक केयर एंड वेयर अ मास्क।